हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आज का हमारा लेक्चर है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, जो कुछ लॉज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, और कुछ हम पढ़ेंगे जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, गैलोजैक्स लॉ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपना। सबसे पहले क्या आता है अपना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको पता ही है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास remains conserved during a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, बात समझ में आई कि मास ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या बनता है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ऐसे क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट में बताओ कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। 12 कम 12, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया? 44। ठीक है, और इसी तरह मैं प्रोडक्ट में बात करूं तो कार्बन कितने हैं भाई? एक। ऑक्सीजन कितना है? 2। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। 12 कम 12, 16 दूनी 32, ये कितना हो गया? 44। ठीक है, ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास 44 आ गया, प्रोडक्ट का मास भी कितना आ गया? 44 आ गया। मतलब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये कहते हैं ना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन, इसका लिमिटेशंस क्या है? देखो लॉज, इसका लिमिटेशंस क्या है? दिस लॉ, पहला दिस लॉ is not applicable for nuclear reaction, ठीक है, this law is not applicable for nuclear reaction। ठीक है, क्यों? because some masses get converted into energy। ठीक है, क्यों? ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, क्योंकि सब मास, कुछ मास क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। याद है ना आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन? तो E इक्वल्स टू mc डेल्टा स्क्वायर, ये आप इक्वेशन याद रखना बस। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ मास ना किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में। बात समझ में आई? नोट करिए, सेकंड लॉ करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला अपना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। कहने का मतलब क्या है? इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास H2 है। ठीक है, अच्छा बताओ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अच्छा एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ठीक है, तो कितना रहेगा? 2 मास। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो कितना आ गया? 16। मतलब H2O में अगर मैं देखूं वेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट, तो इनका रेशियो कितना आएगा?
1:8। कितना आएगा? 1:8। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा अपने पास? H2O। तो देखो क्या कहता है, it states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। कहने का मतलब क्या है कि अब देखो ये वाटर है, वाटर में वेट का रेशियो कितना आ गया है? 1:8। ठीक है, अब ये वाटर आप कहीं से भी लाओ, अपने घर से लाओ, ठीक है, नाली से लाओ, ठीक है, कुआं से लाओ, ठीक है, या बारिश का पानी हो, ठीक है, कहीं से भी पानी लाओ, दुनिया में किसी भी जगह से पानी लाओ, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो कितना रहेगा? 1:8। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है। ठीक है, समझ में आया कि अभी पानी का वाटर है, ये वाटर सोर्स कहीं से भी लाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो कितना रहेगा? 1:8। बात समझ में आई? नोट करिए और लॉ करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को क्या कहता है वो देखते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, दो एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए दो एलिमेंट कंबाइन होना चाहिए। जैसे मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, अब मान लो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो दो मिनिमम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक प्रोडक्ट बनता है अपना CO बन जाता है और एक बन जाता है अपना CO2। ठीक है, तो if two elements can combine to form more than one compound, the masses of the one element that combine with the fixed masses of the other element। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को चेक कैसे करते हैं। अपने पास दो एलिमेंट थे, दो एलिमेंट कंबाइन होके मिनिमम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो दो कंपाउंड ले लिया। अब एक इसमें क्या करते हैं ना, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के मास को वेरी कराते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें तो कार्बन कितना है? एक है, इसमें भी कार्बन कितना है? एक। कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम होता है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। अच्छा, इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मास कितना होता है? 16 ग्राम। इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? दो का मास कितना हो गया? 32 ग्राम। तो क्या हमें फिक्स मास हो गया ना, एक के मास को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कार्बन का मास फिक्स, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो देखो क्या कहता है, one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। अब ये कार्बन का मास फिक्स हो गया 12 ग्राम 12 ग्राम। अब जो ये ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो आएगा ना, वो एक सिंपल होल नंबर आता है। चेक करते हैं, तो 16:13 रेशियो कितनी आएगी? 1:2। बात समझ में आई? दिख रहा है ना, एक सिंपल होल रेशियो आ रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। अपने पास क्या है? अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, कंबाइन होंगे तो एक H2O बन जाता है, और मान लेते हैं एक H2O O2 बन जाता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है, एक के मास को फिक्स कर दो। देखो कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है? दो। अच्छा, दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 ग्राम। इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम। ठीक है, अब इसके साथ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। इसके साथ ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, अगर मैं इसका एक अब इसके पास भी दो, इसके पास भी दो है, दिख रहा है, एक का मास फिक्स हो गया, एक एलिमेंट का मास क्या हो गया? फिक्स हो गया, दूसरे का वेरी कर रहा है, तो जो उनका रेशियो है वो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर। इसका रेशियो क्या आएगा? 16:32, बोले तो 1:2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे मान लो बस अपने पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, अपने पास N2O बन गया, या NO बन गया, या N2O3 बन गया। इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है। दिखाई दे रहा है? हाँ, इसको कैसे चेक करोगे? देखो, इसके पास कितने नाइट्रोजन है? दो। इसके पास एक, इसके पास कितने हैं? दो। तो मैं कर रहा हूँ सब में एक नाइट्रोजन फिक्स कर ले रहा हूँ। दो नाइट्रोजन का मास कितना है? अच्छा, 28 ग्राम होता है, और इस ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 ग्राम। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, 14 ग्राम मास होगा, इसका ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, तो मास कितना होगा? 28, एक का 14 होता है ना, 28 ग्राम। यहाँ कितना होगा? 48 ग्राम। बात समझ में आई? देखो, अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन था, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो। तो एक काम करता हूँ, मैं एक नाइट्रोजन का मास को फिक्स कर देता हूँ। एक नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 ग्राम। ठीक है, तो देखो 28 ग्राम के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 14 ग्राम के साथ कितना होगा भाई?
14 ग्राम के साथ कितना होगा, 8 ग्राम होगा ना। अब देखो यहाँ पे 14 ग्राम, यहाँ पे भी 14 ग्राम हो गया, यहाँ पे 14 ग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे 28 ग्राम है, 28 के साथ 28 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, 48 ग्राम, ठीक है। 28 के साथ कितना कंबाइन हो रहा है, 48 ग्राम। तो बताओ 14 ग्राम के साथ कितना होगा, इसका था कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 4 24 ग्राम, ठीक है। तो जो ये अब नाइट्रोजन का मास को फिक्स कर दिया है, यहाँ पे भी 14 ग्राम, यहाँ पे भी 14 ग्राम, यहाँ पे भी 14 ग्राम। बेरी किसका कर रहा है पास, ऑक्सीजन का। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है 24। तो इनका रेशियो क्या आएगा, 8:16:24। बोले तो 1:2:3, सिंपल रेशियो। बात समझ में आई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, जैसे देखो अलग अलग था, तो किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लो। जैसे मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लिया और बाकी ऑक्सीजन का एक रेशियो निकालो, एक सिंपल होल नंबर आता है। बात समझ में आई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे मैं बोलूं क्या CO2 और H2 में, इसमें लॉ एप्लीकेबल होगा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होने के लिए ना एलिमेंट सारे सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है। शुड बी सेम मतलब कॉमन होना चाहिए। इसमें कार्बन है पर इसमें कार्बन नहीं है, बाकी सब में देखो इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बात समझ में आई। तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट शुड भी क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, सेम। बात समझ में आई। नोट करिए, अगला लॉ करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट अपना अगला लॉ है। अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये क्या कहता है, देखो इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with the fixed weight of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the weight in which capital A and capital B are combined। समझ में आपको, नहीं समझ में आया, समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखो, जैसे हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में 3 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है। कितने कंबाइन होते हैं भाई, 3 एलिमेंट। जैसे मान लीजिए अपने पास कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। जब मान लेते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो CH4 बन रहा है, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो CO2 बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो इसमें कार्बन कितना है, एक, इधर कार्बन कितना है, एक। कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। यहाँ पे कितना होगा, 12 ग्राम। कार्बन का मास फिक्स है, फिक्स है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, मास कितना आएगा, 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितने हैं, 32, ठीक है, 32 ग्राम। तो देखो कार्बन का मास फिक्स कर दिया, अभी इनका रेशियो कितना आएगा, 4:32, बोले तो 1:8। आ गया रेशियो, आ गया। अब देखो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भाई, H2 बनाते हैं। हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2, ऑक्सीजन का वेट कितना है, 8, कितना आएगा, 1:8। देखो जो इनका क्या हुआ, अपने पास 2 एलिमेंट, 3 कंपाउंड है, इसमें 3 कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 के मतलब इसके एक के एलिमेंट को फिक्स किया, दूसरे का मास का रेशियो निकाला, कितना आएगा, 1:8। अब इन दोनों से जो मास, जो कंपाउंड बनेगा उसका वेट का रेशियो कितना आ गया, 1:8, ठीक है। अब ये जो रेशियो है या तो इसके बराबर होगा या ये वेट इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या बोला है, is either the same or some multiple of the ratio। या तो सेम होगा, either या तो सेम होगा या क्या होगा, सम मल्टीपल होगा। क्या होगा, सम मल्टीपल। ये सम मल्टीपल कैसे होगा, जरा ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास कार्बन है, ये कंबाइन होता है अपने पास सल्फर से, ठीक है, और कंबाइन होता है ऑक्सीजन से। सल्फर से कंबाइन होता है H2 मान लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो CO2 बनता है। आपको पता है सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, SO2। अब देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। सल्फर का मास, एक सल्फर का 32, 2 का कितना होगा, 64 ग्राम। कार्बन कितना है, एक का मास 12 ग्राम, 2 का 32 ग्राम। अब एक का मास को फिक्स कर दिया ना, 12 ग्राम 12 ग्राम। अब इनका रेशियो निकालो, क्या करो, इनका रेशियो 40:32 का रेशियो कितना आएगा,
2:1 आएगा ना, वो आएगा। अब इसका मास 32, इसका मास 32, तो रेशियो 1:1। मैंने बोला ना इसका मास का रेशियो या तो इसके बराबर आएगा या इसका मल्टीपल होगा। ये इसके बराबर आएगा, देखो जैसे यहाँ पे ये इसके बराबर था, या तो बराबर आ सकता है तो सब मल्टीपल आएगा। ये क्या है, इसका मल्टीपल है कैसे? 2:1 को कैसे लिखते हो भाई? 2/1। 1:1 को कैसे लिखते हो? 1/1। क्या ये नहीं दिख रहा है? इसको लिख सकते हो ना 2 टाइम्स। अरे 2/1 को 2 टाइम्स लिख सकते हो ना, दिख रहा है मल्टीपल एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल। समझ में आया? तो या तो ये वाला इसके बराबर आएगा या तो कुछ टाइम्स इसका मल्टीपल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो डेफिनेशन वाइज था, लेकिन अगर आपको चेक करना है ना तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक भी क्या होता है जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो 3 कंपाउंड बना, CO2 SO2, 3 कंपाउंड बना, दिखाई दे रहा है? हाँ, पक्का ना? पक्का। अब 3 कंपाउंड बना, अब हमें चेक करना है कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे चेक करते हैं जरा ध्यान सुनिएगा। कैसे करते हैं हम 3 कंपाउंड होगा अपने पास, 3 कंपाउंड में किसी 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट सेम होगा, 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट सेम है और 2 एलिमेंट डिफरेंट होंगे, 2 एलिमेंट डिफरेंट है। तो जो तीसरा कंपाउंड है, तो जो 2 एलिमेंट डिफरेंट था ना उसी से बनेगा। तो तीसरा कंपाउंड क्या था, SO2, और डिफरेंट एलिमेंट क्या था, O2O2। इसी से बन रहा है ना, इसे मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो ये था अपने पास CH4, ठीक है, और CO2 और H2O, ठीक है। हमें चेक करना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल चल रहा है ना, तो हमें चेक करना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो 3 कंपाउंड होगा, 3 कंपाउंड में 2 कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें एक एलिमेंट सेम होगा, एक एलिमेंट सेम है, बाकी 2 एलिमेंट डिफरेंट होंगे, 2 एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो जो तीसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड किससे बनेगा, जो एलिमेंट डिफरेंट है। देखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन रहा है, ठीक है। इसे हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। बात समझ में आई? ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक है, ये समझाने का था। बाकी शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल चेक करना हो तो 3 कंपाउंड होगा, 3 कंपाउंड में से 2 कंपाउंड के पास सिमिलर कॉमन एलिमेंट होगा और 2 जो डिफरेंट होंगे ना, उस डिफरेंट से थर्ड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? नोट करो, अलग लिखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है अपना गैल-लेज़ेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ये लॉ किस पे है, जब ये लॉ तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। देखिए क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases at same temperature and pressure। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक N2 गैस है, ये कंबाइन होता है अपने पास H2 गैस से, और क्या मिलता है अपने पास, NH3 गैस। ठीक है, ये देता है इसका 2, ये देता है 3 मोल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अभी ये कितना है, 1 वॉल्यूम बोल दो। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि PV इक्वल्स टू nRT, यानी ना आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और R तक कांस्टेंट होता है, मतलब मोल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम के। जैसे कितने मोल है, 1 मोल, तो मोल की जगह वॉल्यूम भी लिख सकता हूं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 combines with 3 वॉल्यूम ऑफ H2 gives you 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। ठीक है, तो कह रहे ये सिंपल सा मतलब है। कहने का मतलब क्या है कि देखो कि जब भी दो गैसेस कंबाइन होती है ना, जब भी दो गैसेस कंबाइन होती है, वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। ठीक है, कि जब भी दो गैसेस है, तो जब भी दो गैसेस कंबाइन होगी वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट गैसेस है तो उसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल आता है। कितना आता है, सिंपल आता है। इसका वॉल्यूम कितना है, 2, इन दोनों का 3 वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम, तो 4:2 का रेशियो क्या आएगा, 2:1। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे मैं बोलूं, इसका मैंने ले लिया कितना, ये ले लिया 60 वॉल्यूम, मैंने मान लो मैंने ले लिया इसको, इसको ले लिया मैंने 60 वॉल्यूम। कितना ले लिया, 60 वॉल्यूम। तो बता सकते हो N2 कितनी वॉल्यूम होगी, 160 का बनेगा, जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, 20 वॉल्यूम। ये कितना हो जाएगा, 40 वॉल्यूम। कितना हो जाएगा, 40 वॉल्यूम। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ है।
ठीक है, नोट करिए, पहला लॉ करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अपना एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम करना चाहिए इक्वल, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अपने पास मान लीजिए कुछ गैसेस ले लेते हैं, गैसेस में क्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया H2 गैस, CO2 गैस, SO2 गैस और CH4 गैस। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT पढ़ा ना, मैं साइड में देता हूं यहाँ पे, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस पढ़ा है ना, पढ़ा रखा हूं। तो ऐसे बताओ मोल्स कितने आएंगे, तो PV इक्वल्स टू RT आ जाएगा। अब क्या बोला है? इक्वल वॉल्यूम, सबकी वॉल्यूम क्या है? सेम है, बोला ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टेम्परेचर ये भी सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, और ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब सबके मोल्स क्या आएंगे? सेम। दिख रहा है ना, सब कांस्टेंट है ना, अरे वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, और कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो सबके मोल्स कितने आएंगे? सेम। क्या आएंगे? सेम। तो इसको मान लो, तो इसके मोल n है, तो इसके भी कितने आएंगे? n। इसके मोल कितने आएंगे? n। इसके मोल क्या आएंगे? n। बात समझ में आई? अब मोल से मुझे निकालना हो मॉलिक्यूल, क्या निकालना हो? मॉलिक्यूल। तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं na से, तो मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो n into na, n into na, n into na और n into na। तो दिख रहा है, ये लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम्स, जब वॉल्यूम्स क्या हो? इक्वल हो, किसके? गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबके मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। ठीक है, बट लिखा है बट एटम में भी डिफरेंट। एटम क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। मॉलिक्यूल दिख रहा है सबका सेम आ रहा है, Na। ठीक है, अरे समझ में। लेकिन अगर मैं इसका एटम करूं, क्या बात करूं? एटम से कितने हैं? दो एटम है, 2Na। इसे कितने रहेंगे? 3n Na। इसे कितने रहेंगे? 2n ठीक है, ये कितना रहेगा? 5n। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो सबका सेम आएगा, लेकिन एटम क्या हो सकता है? डिफरेंट। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आज हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।